हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केसरी शुक्ला आज आप लोगों को रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत ही अच्छी कविता माय लास्ट डचेस पढ़ाने वाला हूँ। यस स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ अ ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड हिज ग्रेट पोएम माय लास्ट डचेस इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ओके स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन पोएट हैं, मीन्स ही बिलोंग्स टू द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। वो 19वीं सदी के दूसरे हाफ से बिलोंग करते हैं, जिसको विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है। और उनकी ये रचना माई लास्ट डचेस एक प्रसिद्ध रचना है। तो आज हम लोग माई लास्ट डचेस की स्टडी करेंगे, इसकी टेक्स्ट स्टडी करेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं इनके बारे में। स्टूडेंट, रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म 7 मई 1812 को हुआ था। कहाँ पे? इन कंबरवेल नामक स्थान पे, इंग्लैंड में। एंड वॉज डाइड इन 1889 और इनकी मृत्यु 1889 में हुई थी। इनकी वाइफ का नाम एलिजाबेथ था। एलिजाबेथ इनकी वाइफ थी, जिनका एक बड़ा योगदान रहा इनके जीवन में। स्टूडेंट्स, एक विक्टोरियन पोएट के रूप में इन्होंने जो सेवा की साहित्य की, ही हैज सर्व्ड लिटरेचर विथ हिज 8 ड्रामाज एंड 51 पोएम्स। स्टूडेंट्स, his literary output is not so long and lengthy. He has written 8 dramas and 51 poems. इन्होंने 8 नाटक लिखे और 51 कविताएं लिखी। इनकी प्रसिद्ध कविताओं में जो कविताएं हैं वो हैं माई लास्ट डचेस, द पाइड पाइपर ऑफ हैमेलिन, पोरफायरियाज लवर, हाइल्ड रोलैंड टू द डार्क टावर, द लॉस्ट लीडर, मीटिंग एट नाइट, और इनकी एक बड़ी ही फेमस रचना है फ्रा लिप्पोलिप्पी, एक रचना और इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध है, द लेबोरेटरी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन्होंने 8 नाटक लिखे, जिनमें 2 एक प्रमुख नाम हैं। कोलम्स बर्थडे प्रसिद्ध नाटक है इनका, किंग विकार एंड किंग चार्ल्स, पीपा पासेस एंड इन बालकनी। ये इनके कुछ नाटकों के नाम मैंने आपको बताए। अब हम आप लोगों को सीधे इनकी रचना की ओर ले चलते हैं, माई लास्ट डचेस की ओर। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली माई लास्ट डचेस इज a great dramatic monologue. Dramatic monologue means, dear students, this is a form of poetry in which there is a single speaker and he speaks the dialogue of other characters and create a drama like atmosphere in the poem that is called dramatic monologue. और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग का मास्टर था। उसने और भी बहुत सारे ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे, जिनमें ये माई लास्ट डचेस एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा हम इसके आप ये कह सकते हैं, इसको समराइज कर देते हैं इस पोएम को सबसे पहले, फिर इसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअली इसमें ये दिखाया गया है कि देयर इज़ ए ड्यूक ऑफ फेरारा। एक ड्यूक ऑफ फेरारा है और उसकी शादी तय करने के लिए उसके पड़ोस के राज्य से, जो पड़ोस के राज्य का जो ड्यूक है, उसने अपने प्रतिनिधि, अपने एम्बेसडर को भेजा हुआ है इसके पास अपनी लड़की के बारे में शादी की बात करने के लिए। तो ये उस दूत से अपनी बात कर रहा है और बता रहा है कि मैं तैयार हूँ शादी के लिए, लेकिन थोड़ा सा मेरे बारे में जान लो कि इससे पूर्व भी मेरी एक पत्नी थी जिसकी कि मैंने हत्या करवा दी थी। और वो अपनी उस पत्नी के बारे में बताता है कि क्यों, क्या कारण था कि उसकी हत्या की गई। एक्चुअली स्टूडेंट्स, दिस पोएम माई लास्ट डचेस इज बेस्ड ऑन अ रियल स्टोरी। स्टूडेंट्स, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इसकी इंस्पिरेशन एक रियल इवेंट से लिया है। हिस्ट्री के इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि एक्चुअली ड्यूक ऑफ फेरारा वाज अल्फांसो सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स,
Duke of Ferrara was Alfonso II, and he married to Lucretia. Lucretia was the princess of Europe. यूरोप के एक देश की राजकुमारी थी लुक्रेशिया, जिससे अल्फांसो सेकंड द ड्यूक ऑफ फेरारा ने शादी की थी जब उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी, when she was 14 years of age. But in very suspicious conditions, बड़ी ही संदेहास्पद स्थितियों में ल्यूक्रेशिया की डेथ हो गई, और ऐसा माना जाता है कि 17 साल में उसकी डेथ हुई, और वो डेथ थी पॉइज़न के द्वारा. ऐसा माना जाता है कि पॉइज़न के द्वारा उसकी डेथ जो हुई वो अल्फांसो सेकंड ने ही करवाई थी, ड्यूक ऑफ फेरारा ने ही करवाई थी, और बाद में वो काउंट ऑफ टायरल्स की भतीजी से शादी कर लेता है. तो उसी से इंस्पायर होकर के रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये पोएम लिखी है, माई लास्ट डचेस. ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम बताते हैं कि एक्चुअली the representative of neighboring state, the representative of count of neighboring state is visiting Duke of Ferrara to negotiate the matter of his master's daughter. अपने मालिक की पुत्री के विवाह को निश्चित करने के लिए बगल के ही एक छोटे से स्टेट का जो काउंट है वो ड्यूक ऑफ फेरारा के पास आया हुआ है. और जब ड्यूक ऑफ फेरारा के पास वो पहुंचता है तो ड्यूक ऑफ फेरारा उससे कैसे बातें करता है, वहीं से इस पोएम की स्टार्टिंग होती है. ओके स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इसका पब्लिकेशन बता देता हूं स्टूडेंट्स. एक्चुअली माई लास्ट डचेस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1842. 1842 में पब्लिश हुई थी सबसे पहले. ये एक कलेक्शन था ड्रामेटिक लिरिक्स नाम से. किस नाम से? ड्रामेटिक लिरिक्स नाम से 1842 में ये सबसे पहले पब्लिश हुआ. उसके बाद इसका दोबारा फिर पब्लिकेशन 1863 में 1863 में इट वाज रिपब्लिश्ड इन ड्रामेटिक रोमांसेस. ड्रामेटिक रोमांसेस नामक एक कलेक्शन था, उसमें ये पब्लिश होती है. स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसको स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. उस जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो जो दूत आया हुआ है अपने मालिक की पुत्री का विवाह इनके साथ नेगोशिएट करने के लिए, तय करने के लिए, उसको वो अपने गैलरी में ले जाता है. जैसे एक ज़्यादातर जो बड़े राजा होते हैं उनके राज दरबार में तमाम सारे अच्छे जो महलों के बरामदे टाइप के होते हैं, जो गैलरी होती है, तो वो एक गैलरी की ओर उसको ले जाता है, और उस गैलरी में तमाम सारे चित्र टंगे हुए हैं, तमाम सारी पेंटिंग्स टंगी हुई हैं. तो उन पेंटिंग्स को वो दिखाता है, और उन पेंटिंग्स में उन पेंटिंग्स में वो सबसे पहले दिखाता है एक डचेस की पेंटिंग, एक रानी का चित्र दिखाता है, एक डचेस का पोर्ट्रेल दिखाता है. और ये वही पोर्ट्रेल है जो इससे पहले उसकी पत्नी थी, जो कि अब नहीं है, जिसकी की मृत्यु हो चुकी है. ओके स्टूडेंट्स, वी शुड स्टार्ट नाउ. वो दिखाता है, उसको कहता है दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल. स्टूडेंट्स, आप लोग टेक्स्ट अपना ओपन कर सकते हैं, इसी में से पढ़ सकते हैं. दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल. कहता है कि दिस इज द पोर्ट्रेट ऑफ माई लास्ट डचेस, माई लास्ट क्वीन, and which is not remaining now. This is here in the form of this portrayal. ये मेरी पिछली रानी की प्रतिमा है, ये मेरी पिछली रानी का चित्र है, उनकी पेंटिंग है जो कि आज दीवार पर टंगी हुई है. लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव. और इस चित्र में वो ऐसे दिख रही है जैसे कि वो जिंदा है और एकदम जीवित निगाहों से देख रही है. I call that piece of wonder now. ड्यूक ऑफ फेरारा कहता है उस दूत से, कहता है कि so beautiful she was and so beautiful her picture is that this is a piece of wonder. वो इतनी खूबसूरत थी, उसका चित्र इतना खूबसूरत है कि ये दुनिया का एक अद्भुत नमूना है. ये पीस ऑफ वंडर, एक अद्भुत रचना है.
और उसके बाद वो बताता है कैसे इसकी रचना की गई, कैसे बनवाया गया। तो कहता है फ्रा पैंडोल्स हैंड्स वर्कड बिजली ए डे। कहता फ्रा पैंडोल्फ नामक चित्रकार ने, जो कि एक संत चित्रकार था, उसने पूरा एक दिन मेहनत की थी, तब जाकर के ये पेंटिंग तैयार हुई थी। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि फ्रा पैंडोल्फ नामक संत चित्रकार का वर्णन करके, उसके बारे में बता करके वो ये दिखाना चाहता है कि उसने चित्र भी सामान्य चित्रकार से नहीं बनाया था, जिसके के पास सांसारिक आंखें हों और वो किसी कुदृष्टि से रानी को देख सके। इसलिए उसने किसी सामान्य चित्रकार से चित्र ही नहीं बनवाया, उसने एक संत चित्रकार से बनवाया जो भोग विलास और माया की प्रवृत्तियों से दूर हो। फ्रा पैंडोल्स हैंड्स वर्कड बिजली ए डे। एक दिन पूरा फ्रा पैंडोल्फ नामक चित्रकार ने मेहनत की, तब जाकर के ये चित्र बना। एंड देयर सी स्टैंड्स, और अब जाकर के ये चित्र में हमारी लास्ट डचेस बनी हुई है। इस चित्र में अंकित हो रही है, मुस्कुराती हुई, हंसती हुई खड़ी है। विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। वो कहता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लीज़ लिखा हुआ है, मीन्स वो रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि श्रीमान जी, क्या आप बैठना पसंद करेंगे और बैठ करके इस चित्र को निहारना पसंद करेंगे? विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। आई सेड फ्रा पैंडोल्स बाय डिजाइन। मैं कहता हूँ कि दिस इज द डिजाइन, दिस इज द आर्ट ऑफ फ्रा पैंडोल्फ। स्टूडेंट्स, ये लाइनें ये भी शो करती हैं कि कितना इंटरेस्ट था आर्ट में उस फ्रा को, उस ड्यूका फेरारा को आर्ट में भी बड़ा इंटरेस्ट था। इसलिए वो कहता, आई सेड फ्रा पैंडोल्फ बाय डिजाइन फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्स काउंटरेंस। कहता है कि ये रचना फ्रा पैंडोल्फ के द्वारा डिजाइन की गई, उसके द्वारा इसका चित्रित किया गया, चित्र बनाया गया। इसके अतिरिक्त फॉर नेवर रेड स्ट्रेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर्स काउंटरेंस, तुम्हारे अतिरिक्त आज तक कोई भी अजनबी आदमी इस चित्र को देख नहीं पाया, किसी भी अजनबी को इस चित्र को देखने की अनुमति नहीं है। द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस, किस प्रकार की भावनाएं किसी अजनबी व्यक्ति के हृदय में हो सकती हैं, कितनी गहरी भावनाएं हो सकती हैं, वह निश्चित रूप से व्यक्त करता यदि इसको देखता, लेकिन किसी को भी इस चित्र को देखने की अनुमति आज तक नहीं है। बट टू माई सेल्फ दे टर्न, अगर कोई देखता तो निश्चित रूप से मुझसे प्रश्न करता, सिंस नन पुट्स बाई द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। कहता है कि फॉर नन नेवर द कर्टन ऑफ दिस पेंटिंग वाज जस्ट रिमूव्ड, किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक इस पर चढ़ा हुआ ये पर्दा हटाया नहीं गया। मात्र तुम्हारे लिए मैं स्वयं, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने इस पेंटिंग से ये पर्दा हटाया हुआ है। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और यदि किसी के लिए भी ये पर्दा हटाया जाता तो निश्चित रूप से ऐसा लगता जैसे वे हमसे इस चित्र के बारे में वे मुझसे कोई प्रश्न करते, इफ़ दे डर्स्ट, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत कभी नहीं हो सकती थी कि कोई इस चित्र के बारे में मुझसे कोई प्रश्न करे। हाउ सच ए ग्लांस केम देयर, कि इसमें इतनी चमक कहाँ से आई, इतनी खूबसूरत रानी ये है कौन, किसने बनाया, क्यों बनवाई गई, ऐसे तमाम सारे प्रश्न हो सकते थे, किंतु किसी की भी हिम्मत आज तक नहीं थी कि वो देख सके इस चित्र को और ऐसे प्रश्न कर सके। एंड सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क दिस, तो इस प्रकार के प्रश्न तुम पहले व्यक्ति नहीं हो जिसके मन में आ रहे हैं कि ये चित्र किसका है, कैसे बना, क्यों बना। जैसा कि ये तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ रहा है, नॉट द फर्स्ट आर यू, तुम पहले व्यक्ति नहीं हो टू टर्न एंड आस्क दस, जिसके मन में ये प्रश्न आ रहा है और तुम पूछ सकते हो। तो यहां से स्टूडेंट्स ड्यूक ऑफ फेरारा बताना शुरू करता है उस चित्र के बारे में। जैसा कि वो जिज्ञासा जान पा रहा है उस दूत के मन में जानने की, तो यहाँ ड्यूक ऑफ फेरारा स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग, सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली। कहता है श्रीमान जी, केवल अपने पति की उपस्थिति के कारण नहीं,
कार्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचेस चीक्स। कहता है ये जो डचेस के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है, ये जो डचेस के गालों पर एक चमक दिख रही है, जो आनंद का भाव नजर आ रहा है, ये उसके अपने पति अर्थात मेरी उपस्थिति के कारण नहीं है कि मैं खड़ा हूं मेरी वजह से, या मैं उस समय खड़ा था मेरी वजह से उसके चेहरे पे ये चमक आ गई है। ऐसा नहीं है। कहता है परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, हो सकता है चित्र को बनाते वक्त किसी अवसर पर फ्रा पेंडोल्फ ने कुछ कह दिया हो, हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। शायद उसने कह दिया हो कि मेरी पत्नी के हाथों पर जो एक पर्दा टाइप का है, उसकी कलाई को ढकने के लिए जो वस्त्र आदि है वो पूरा का पूरा उसकी कलाई को ढका हुआ है। हालांकि इस वाक्य में कोई विशेष अर्थ नहीं है। Our paint must never hope to reproduce the paint half blush that dies along her throat। या उसने ये कह दिया हो कि तुम्हारे चेहरे को चित्रित करने के लिए, तुम्हारे गले, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे मुखमंडल को पेंट करने के लिए इसकी आभा को किसी पेंट के द्वारा पेंट नहीं किया जा सकता है। किसी पेंट में, किसी रंग में यह क्षमता नहीं है कि तुम्हारे चेहरे को वो रंग सके। तो ऐसे वाक्य जो सामान्य वाक्य रहे होंगे फ्रा पेंडोल्फ के द्वारा कहे गए, हो सकता है शिष्टाचार बस इन्हीं वाक्यों पर उसने हंस दिया हो, जिस कारण उसके चेहरे पर यह चमक आ गई है। वो बताना चाहता है स्टूडेंट्स कि वो छोटी छोटी बातों पर भी कोर्टेसी बस, शिष्टाचार बस मुस्कुरा दिया करती थी, हंस दिया करती थी। सच स्टफ वॉज कोर्टेसी, एक कोर्टेसी में मुस्कुरा दिया होगा उसने। सी थॉट एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय एंड दिस इज द रीजन, दिस इज द काज कि उसके चेहरे पर ये जॉय के भाव आ गए, आनंद के भाव आ गए। स्टूडेंट्स आगे वो कहता है सी हैड हर्ट हाउ शैल आई से। कहता है पति होने के नाते ड्यूक ऑफ फेरारा इज नॉट वेरी मच बोल्ड टू से, एक्चुअली ही इज फीलिंग साइनेस, उसे शर्म आ रही है। सी हैड हर्ट हाउ शैल आई से, कहता मैं कैसे बताऊं ऐ दूत कि उसके पास एक विशेष हृदय था, उसका दिल कोई सामान्य दिल नहीं था। टू सून मेड ग्लैड, मेरी रानी का हृदय इतना नाजुक था कि बड़ी जल्दी वो खुश हो जाया करती थी, बड़ी जल्दी वो प्रसन्न हो जाया करती थी। टू इजली इम्प्रेस्ड, बड़ी जल्दी किसी से भी प्रभावित हो जाती थी। कोई भी छोटी सी भी बात कर दे, छोटा सा भी उपहार दे दे, थोड़ा सा भी मुस्करा दे, बातें कर ले तो उससे प्रभावित हो जाती थी। अर्थात उसके अंदर जो एक रॉयलनेस होती है, जो रॉयल इम्प्रेस का फीचर होता है, एक राजसी रानी का जो एक रुतबा होता, वो नहीं था। वो एक बड़ा ही नाजुक दिल की महिला थी, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती थी, बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाती थी। सी लाइक्ड वट एवर सी लुक्ड ऑन, जो भी देखती थी उसे वो पसंद करने लगती थी, हर चीज़ उसे पसंद आती थी। एंड हर लुक्स वर एवरीवेयर, और उसकी दृष्टि प्रत्येक दिशा की ओर जाती थी, हर व्यक्ति पर वो निगाह डालती थी। सर इट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, केवल मेरे बारे में ही वो नहीं सोचती थी, केवल मेरा ही विचार उसके मन में नहीं था। कहता माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, माई फेवर मीन्स उसका गिफ्ट, एक गिफ्ट उसने दिया था अपनी रानी को, उसी के लिए वो माई फेवर वर्ड का यूज कर रहा है। वो गिफ्ट एक हार था, विच वॉज इन हर नेक रीचिंग टू द ब्रेस्ट। कहता मेरे द्वारा दिया गया उपहार जो उसके गले में था, उसके सीने तक लटक रहा था, उसकी छाती तक लटक रहा था, एकलौता था। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, लेकिन वो उसके लिए उतना ही पसंदीदा था, उतना ही उसे पसंद करती थी। जैसे पश्चिम दिशा में सूर्यास्त हो रहा हो
तो जितना आकर्षण उसके लिए पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होने में जो आनंद मिलता था, उसे जितना इंटरेस्ट था, उतना ही इंटरेस्ट मेरे इस खूबसूरत तोहफे में भी उसको था। स्टूडेंट्स, यहाँ ड्यूका फेरारा ये बताना चाहता है कि जितना एक सामान्य चीज़ें उसे प्रभावित करती थी, उतना ही मेरे द्वारा दिया गया वो खूबसूरत कीमती उपहार भी उसके लिए था। कहता है इनडायरेक्ट में वो कहना चाहता था है कि वो उसे बर्दाश्त नहीं था। वो चाहता था कि एक पति उसके लिए हमेशा स्पेशल हो। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी विशेष चीज़ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ये आगे की 2 लाइनें मैं पढ़ा दूँ तब बताऊँ आपको। द बाउज ऑफ चेरी सम ऑफिशियस फूल, कहता जैसे कोई ऑफिशियस फूल हो, कोई नौकर हो दरबार का, वो कोई चेरी एक प्लांट होता है, एक ट्री होता है, उसकी बाउज माने उसकी डाल भी ला करके, ब्रूक इन द ऑर्चर्ड, बगीचे से ला करके वो चेरी की कोई डाल भी उसे गिफ्ट कर देता। फॉर हर द व्हाइट मूल सी रोड विथ राउंड द ट्रेस, जब वो अपने एक मूल पर, अपने खच्चर पर चढ़ करके यात्रा कर रही होती थी, कहीं पे चल रही होती थी, उस वक्त कोई नौकर अगर उसे कोई चेरी की छोटी सी डाली भी ला करके गिफ्ट के रूप में दे देता, तो ऑल एंड ईच वुड ड्रा फ्रॉम हर अलाइक एंड अप्रूविंग स्पीच, तो वो उससे भी बात करती, उससे भी प्रसन्न हो जाती। उसके लिए उतना ही महत्व उस छोटी सी डाल का होता नौकर के द्वारा दी गई, जितना महत्व उसके लिए मेरे इस कीमती बहुमूल्य उपहार का था। और ब्लस एट लीस्ट, और उसको देख करके, उसके उपहार को देख करके भी वो ब्लश माने उसके चेहरे पे लालिमा आ जाती। सी स्माइल्ड, वो हंस देती, मुस्करा देती। सी थैंक्ड मैन गुड, वो अक्सर लोगों को थैंक कहती थी, अक्सर लोगों को धन्यवाद दे दिया करती थी। अच्छे लोगों को धन्यवाद दे, ठीक है, बट थैंक्ड, वो सब किसी को भी धन्यवाद दे दिया करती थी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, वो एक ड्यूक था, एक जमींदार था, तो बड़े लोगों को ये पसंद नहीं होता है कि उसके परिवार के लोग सबसे बातें करें, उनका अलग ही रुतबा होता है। और यही भावना ड्यूका फेरारा के अंदर थी। स्टूडेंट्स, कहता समहाउ आई नो, स्टूडेंट्स मैं आपको बताने वाला था, एक्चुअली एक इटालियन कल्चर पे लिखी गई रचना है। डचेस इटली में रानी को कहा जाता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, या हो सकता है पढ़ा हो आप लोगों ने। एक ड्रामा है जॉन वेबस्टर का लिखा हुआ, डचेस ऑफ मैल्फी। अगर उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें भी डचेस की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उसने प्रेम कर लिया था। उसके भाइयों ने मना किया था कि तुम विधवा हो, दोबारा शादी नहीं कर सकती। अर्थात एक तरह से पुरुषों की गुलाम बन के रहती थी उस कल्चर में महिलाएं। वो केवल अपने पति या परिवार के लिए ही बनी थी। इसके अतिरिक्त वो यदि स्वतंत्र होने का प्रयास करती थी, यदि जरा सा भी फ्रीडम उनके मन में आती थी, तो उनको मार दिया जाता था। स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आप जॉन कीट्स की लिखी हुई एक रचना इसाबेला पढ़ें, तो उसमें भी यही चीज़ दिखाई गई है कि एक लड़की है, वो भी इटालियन कल्चर पर लिखी गई है। उसमें भी एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि उसने अपने परिवार के एक नौकर से प्रेम कर लिया था। उसके भाइयों ने उसके प्रेमी की भी हत्या कर दी थी। तो एक कल्चर था, और सेम यही स्थिति यहाँ पे कि नारियों को एक ये समझा जाता था कि पति के अतिरिक्त वो न किसी की ओर देखें, न किसी से बातें करें। अगर ऐसा वो करती हैं तो वो शान के खिलाफ समझा जाएगा, उनके पति के या राजा के। वही चीज़ यहाँ दिखाई पड़ रही है, वही रिप्रेजेंटेशन यहाँ किया जा रहा है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। कहता somehow I know not how, as if she ranked my gift of a 900-year-old name। देखिए रुतबे की बात जो मैंने की। कहता somehow I know not now, मैं नहीं जान पाया, मैं समझ नहीं पाया, मैं आज भी नहीं समझ पाता कि as if she ranked my gift of 900-year-old name, मेरे खानदान का,
मेरी विरासत जो हजारों साल पुरानी है, हजारों सालों का इतिहास जिसकी विरासत के साथ जुड़ा हुआ है, सैकड़ों साल पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है, सैकड़ों साल पुराना मेरे खानदान का नाम है। उस सैकड़ों साल पुराने खानदानी नाम के ड्यूक के द्वारा दी गई, उसके पति के द्वारा दिए गए उपहार क्या उसी रैंक में रहेंगे जिस रैंक में एक सामान्य नौकर का उपहार रहेगा? विथ एनीबडीज गिफ्ट, किसी का भी उपहार उसी श्रेणी में वो मानेगी? Who would stop to blame this sort of trifling? वो दूत से कहता है कि कौन उसको रोकता इस तरीके की बेवकूफी पूर्ण विचारों के लिए, जो उसका एक ट्रिफलिंग बिहेवियर था, उसका जो एक नॉट फिक्स बिहेवियर था, अस्थिर व्यवहार था, ड्यूक की निगाहों में वो एक गलत व्यवहार था। कहता कौन रोकता उसको? मैं चाहता तो रोक लेता, लेकिन कौन रोके उसे? इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, जैसा कि ऐ दूत तुम्हारे पास बोलने की बड़ी अच्छी कला है, which I have not, मेरे पास नहीं है। मैं बोलना ज़्यादा पसंद नहीं करता, मेरे पास बोलने की इतनी अच्छी कला नहीं है कि मैं बोल करके उसे समझा देता कि वो ऐसा न करे। टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर सो मच एज वन, तुम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से मेरे समक्ष रख सकते हो, इतनी अच्छी कला है तुम्हारे अंदर बोलने की, लेकिन मेरे अंदर नहीं थी। एंड से जस्ट दिस और दैट इन योर डिसगस्ट्स मी, अगर तुम मुझे प्रभावित कर सकते हो अपने विचारों से, तो जस्ट दिस और दैट इन यू डिसगस्ट मी, कहता अगर मैं समझ जाता या मैं उसे समझाता तो ये शायद मेरे लिए अपमान की बात होती। मैं समझाया नहीं उसको। हियर यू मिस, जैसा कि तुम यहां पे मिस कर रहे हो, अर्थ एक्सीड द मार्क एंड इफ सी लेट हर सेल्फ बी ब्लेस्ड ऑन लेसन्ड ऑन, शायद वो मेरे विचारों को समझ पाती, और देयर एक्सीड द मार्क, शायद वो मेरे इशारों में मेरी बातों को समझ पाती, मैं उसे समझा पाता। एंड इफ सी लेट हर सेल्फ बी लेसन्ड शो, अगर वो शिक्षित हो जाती, अगर मैं उसे सिखा पाता, अगर मैं उसे बता पाता कि उसका ये आचरण मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नॉट प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, लेकिन वो इन बातों को प्लेनली समझ नहीं सकती थी। फॉर सूथ एंड मेड एक्सक्यूज, शायद वो बहाना होता उसके लिए, शायद अगर मैं उसको बताता, समझाता, तो हर विट्स टू योर, तुम्हारी तरह उसकी भी जो बुद्धि थी वो तर्क करने लगती। फॉर सूथ, समझाती मुझे भी, एंड मेड एक्सक्यूज, और किसी प्रकार का बहाना बनाती कि वो ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, वो मुझे भी समझाने लगती। इवन देन वुड बी सम स्टॉपिंग, अगर मैं चाहता तो किसी न किसी तरीके से उसको स्टॉप कर देता, ऐसा करने से उसके व्यवहार को बंद करा देता जिस तरीके का उसका व्यवहार था। एंड आई चूज नेवर टू स्टॉप, लेकिन दूत से कहता है कि ऐ दूत, लेकिन मैंने उसे कभी समझाया नहीं, मैंने उसे कभी रोकने का प्रयास नहीं किया। और सर सी स्माइल्ड नो डाउट, वो मुस्कुराती थी नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, बहुत खूबसूरत मुस्कुराती थी। व्हेनेवर आई पास्ड हर, जब मैं उसके पास से गुजरता था, आप ये कह सकते हैं चाहे ड्यूका फेरारा की ये पीड़ा है, चाहे वो अंतःकरण का विचार, आज अपने मन की जो भाव बहुत दिनों से छुपे हुए था, जो व्यक्त कर पा रहा, कहता है कि और सर से स्माइल्ड नो डाउट व्हेन वेरीवर आई पास्ड हर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे मुझसे बहुत प्रेम था। जब भी मैं गुजरता था तो मुझे देख के वो मुस्करा देती थी, हंस देती थी। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उधर से गुजरे और वो न मुस्करा दे, कि मुझे बहुत खलता था। कहता था मेरे गुजरने से वो मुस्कराती थी, सही है, लेकिन मुझे खलती ये बात थी कि कोई भी व्यक्ति उधर से गुजर जाता था तो उसको देख के भी वो मुस्करा देती थी, इतनी शालीन थी। दिस ग्रीव, और यही कारण था कि मेरे अंदर ये विचार आया, आई गेव कमांड्स, मैंने आदेश दे दिए। किसको आदेश दे दिए?
मर्डरर्स एंड किलर्स। मैंने हत्यारों को आदेश दे दिए। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और उसकी मुस्कान को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, अर्थात उसकी हत्या कर दी गई। मैंने उसे मरवा दिया। आई गिव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, उसकी मुस्कान हमेशा हमेशा के लिए रोक दी गई। देयर सी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और कहता है कि आज वो इस चित्र में खड़ी है, वरना अगर वो न मृत होती तो आज साक्षात खड़ी होती, लेकिन आज वो इस चित्र में खड़ी है, इस पेंटिंग में खड़ी है, क्योंकि सी हैज़ बीन किल्ड, सी हैज़ बीन गॉट किल्ड। विल इट प्लीज यूर आइज, कहता है कि महोदय अब आप क्या उठना पसंद करेंगे यहाँ से। वी विल मीट द कंपनी बिलो, और अब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं गैलरी में और कुछ साथियों से मिलते हैं। देन आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नो म्यूनिफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रिटेंस, और साथ ही वो अब उस दूत के काउंट के लिए संदेश भी बताता है। कहता है रिपीट द काउंट योर मास्टर्स, तुम्हारे मालिक नोन, उन्हें मैं जानता हूं, वे भी मुझे जानते हैं। म्यूनिफिसेंस इज एम्पल वारंट, जो भी उनकी इच्छा रही है, जो भी वो चाहते रहे हैं, वो आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, म्यूनिफिसेंस मीन्स प्रचुर, पर्याप्त है। पर्याप्त का मतलब जो भी उनके मालिक उनके काउंट की इच्छा है देने के लिए मुझे, वो पर्याप्त है। एम्पल वारंट दैट नो जस्ट प्रेटेंस ऑफ माइन फॉर डाउरी, किसी भी प्रकार की डाउरी जो होगी, जो भी उनकी इच्छा है वो स्वीकार है। हालांकि मैं दहेज के लिए विवाह नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भी दहेज वो देना चाहेंगे वो मुझे स्वीकार है। विल बी डिस अलाउड, कोई भी जो उनके द्वारा दिया गया उपहार दहेज के रूप में होगा वो अस्वीकार नहीं किया जाएगा। दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, यद्यपि कि उसकी जो खूबसूरत लड़की है, खूबसूरत पुत्री है, वही सबसे बड़ा दहेज है, वो अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन फिर भी अगर वो कुछ डाउरी देना चाहेंगे तो अस्वीकार नहीं होगी। एज आई एवोर्ड एट स्टार्टिंग इन माई ऑब्जेक्ट, मेरा जो प्रथम ऑब्जेक्ट है, मेरा जो प्रथम उद्देश्य है वो केवल विवाह है, और प्रथम उद्देश्य के रूप में उसकी कन्या, उसकी लड़की ही पर्याप्त है, जो कि मेरी रानी बनेगी। आगे कहता है, बहुत ही अच्छी लाइनें हैं और बहुत ही प्रतीकात्मक लाइनें हैं, जिसमें ड्यूक ऑफ फेरारा प्रतीकात्मक रूप में उस दूत को कुछ बताना चाहता है कि ने वी विल गो टुगेदर डाउन, चलो अब हम लोग नीचे की ओर चलते हैं श्रीमान जी। नोटिस, यहां ध्यान दीजिए, नोटिस नेपच्यून एक मिथिकल गॉड का चित्र बना हुआ है, एक पौराणिक देवता का चित्र बना हुआ है। नेपच्यून का चित्र अंकित है उस दीवार पर, पेंटिंग है नेपच्यून नामक देवता की। कहता है दो टेमिंग ए सी हॉर्स, उसे देखो कि वो किस तरीके से घोड़े को नियंत्रित करता हुआ दिख रहा है। उस चित्र में नेपच्यून नामक देवता है जो कि घोड़े को पकड़ रहा है, टेमिंग मीन्स कंट्रोल कर रहा है। द रेयरिटी, ये चित्र बड़ा ही रेयर है, बड़ा ही अद्भुत है, ऐसा चित्र दुनिया में कहीं आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। विच क्लॉज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉज फॉर मी, जो क्लॉज ऑफ इंसबर्ग, क्लॉज ऑफ इंसबर्ग, जो कि क्लॉज ऑफ इंसबर्ग ने एक आप ये कह सकते हैं कि यह कलाकृति तांबे की थी, और यह इंसबर्ग के निवासी शिल्पा क्लॉस द्वारा बनाई गई थी। एक अद्भुत कलाकृति थी, उसके लिए स्पेशली बनाई गई थी, ब्रॉन्ज की बनाई गई थी। कहता है ये दुनिया की अद्भुत रचना है, रेयरिटी, ऐसी चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ऐसी पेंटिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो प्रतीकात्मक रूप में बताना चाहता है कि नेपच्यून जिस तरीके से उस घोड़े को नियंत्रित कर रहा है, वैसे ही जब काउंट की पुत्री के साथ मेरा विवाह होगा तो वह भी मेरे पूर्ण नियंत्रण में रहेगी।
और इनडायरेक्ट में बताना चाहता है कि मेरे नियंत्रण से यदि मुक्त होने का प्रयास करेगी तो उसका भी वही हश्र होगा जो मेरी लास्ट डचेस का हुआ है, मेरी लास्ट क्वीन का हुआ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई थिंक यू ऑल हैव गॉट इट वेल। आपकी समझ में आ गई होगी ये पोएम। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स